गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सैटरडे को मैंने आपको नोट्स सेंड कर दिए थे। जो पिछला चैप्टर है रेस्पिरेशन, उसके रिमेनिंग सारे नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। बच्चों, आज हम थोड़ा सा टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, चैप्टर 15 का। एक तो हमने डिस्कस किया था फोटो पेरियोडिज्म। लास्ट क्लास में फोटो पेरियोडिज्म क्या है कि जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग के लिए जो उनको लाइट का जो एक्सपोजर मिलता है और जो रिक्वायरमेंट है लाइट के एक्सपोजर की, दैट इज कॉल्ड फोटो पेरियोडिज्म। ठीक है। और उस बेसिस पर प्लांट्स को हम 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं: शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोटो पेरियोडिज्म के बारे में किसने डिस्कवर किया। फोटो पेरियोडिज्म। तो बच्चों, साइंटिस्ट का नेम है गार्नर एंड एलार्ड। ओके, ठीक है बेटा। गार्नर एंड एलार्ड ने फोटो पेरियोडिज्म के बारे में डिस्कवरी की एंड उन्होंने टोबैको प्लांट में, मैमथ जो टाइप है प्लांट का, उसके अंदर इसको डिस्कवर किया। ठीक है बेटा, गार्नर एंड एलार्ड ने। और जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उन्हें दिन की कम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और जो लॉन्ग डे प्लांट है, अच्छा, शॉर्ट डे प्लांट को हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है। जो लॉन्ग डे प्लांट है उनको ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत है, ज्यादा टाइम पीरियड की जरूरत है लाइट की, इसलिए उन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। और जो डे न्यूट्रल प्लांट है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे दिन की अवधि लंबी हो चाहे कम। ठीक है बेटा। एक है क्रिटिकल फोटो पीरियड, है ना। क्रिटिकल फोटो पीरियड ये है कि जो मिनिमम किसी प्लांट के लिए मिनिमम जो टाइम है लाइट के एक्सपोजर का, उसे क्रिटिकल फोटो पीरियड कहते हैं। अगर उससे कम मिलने पर जो है फ्लावरिंग नहीं होती है उन प्लांट्स के अंदर। ठीक है। तो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है। ठीक है बेटा। आज मैं बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं इसमें, जो कि लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन। अच्छा बच्चों, इससे पहले एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं आपको। एक हार्मोन है फ्लोरिजेन। क्या नाम है? फ्लोरिजेन। ध्यान से सुन लीजिए। फ्लोरिजेन हार्मोन है जो कि फ्लावर्स के अंदर रिलीज होता है, जो कि फ्लावरिंग के लिए जरूरी है, लेकिन ये आइसोलेट नहीं किया गया है अभी तक, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम? हाइपोथेटिकल हार्मोन। ओके, अंडरस्टूड। दोबारा सुन लीजिए। फ्लोरिजेन जो हार्मोन है वो फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उनके अंदर बनते हैं, फ्लावर्स के अंदर बनते हैं, और इनको आइसोलेट नहीं किया गया, इसलिए हम इसे हाइपोथेटिकल हार्मोन भी कहते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम वर्नेलाइजेशन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये आ सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन की जो डिस्कवरी है वो किसने की? क्लिपर्ट ने की। किसने की? क्लिपर्ट। ओके बेटा। अब वर्नेलाइजेशन क्या है कि ये ऑब्जर्व किया गया, क्लिपर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग है वो लो टेम्परेचर देने से इंड्यूस होती है। कुछ प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग है वो लो टेम्परेचर के द्वारा इंड्यूस होती है, इन्फ्लुएंस होती है। दिस इज कॉल्ड वर्नेलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? वर्नेलाइजेशन कहते हैं। और इसके लिए एक हार्मोन भी निकलता है जिसका नाम है वर्नेलिन। क्या नाम है? वर्नेलिन। ये भी आइसोलेट नहीं किया गया है फ्लोरिजेन की तरह, और इसीलिए वर्नेलिन को हाइपोथेटिकल हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है बेटा। दोबारा सुन लीजिए कि प्लांट्स के अंदर कई प्लांट्स में क्या होता है कि जब तक उनको लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है या कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है।
तो लो टेम्परेचर या कोल्ड ट्रीटमेंट देने पर क्या होता है, उनमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड वर्निलाइजेशन। ओके बेटा, तो ये टॉपिक था इस चैप्टर का लास्ट, और ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। यहां तक आपको समझ में आ गया है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। ओके बेटा, एक बार हैंड रेज कर दो अगर यहां तक इस चैप्टर के सारे टॉपिक क्लियर हैं आपके। 11th क्लास, एक छोटा सा टॉपिक और है, सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी। तो बच्चों सीड डॉर्मेंसी क्या है? डॉर्मेंट का मीन होता है इनएक्टिव स्टेज, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से एंड अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होने से, प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने से, प्रॉपर वाटर ना मिलने से क्या होता है कि जो सीड होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में पड़े रहते हैं और वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। और एक प्रॉपर हार्मोन के ट्रीटमेंट के द्वारा सीड डॉर्मेंसी को दूर किया जा सकता है। ओके बेटा, तो सोएब समझ में आया आपको सीड डॉर्मेंसी? नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले लेते हैं डाइजेशन। इलेवेंथ क्लास, आज से हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और ये यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी की। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम बॉडी के जितने भी ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारे नीट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और दूसरे फील्ड के, बायो के फील्ड के जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनका मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी से जो आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपको कंटिन्यू रहना जरूरी है, मस्ट है आपको कंटिन्यू रहना, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक काफी ऐसे हैं जो कि क्वेश्चंस खूब आते हैं आगे के एग्जाम्स में। तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो है चैप्टर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बच्चों डाइजेशन क्या है? बच्चों हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम के अंदर फूड के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, फूड के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं, उनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको फिर हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्प्शन के बाद में ये सिंपलर मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद में इनका एसिमिलेशन होता है और डिफरेंट ऑर्गन को न्यूट्रिशन मिलता है। ओके बेटा, बच्चों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब के रूप में है, एक इलॉन्गेटेड ट्यूब के रूप में है जिसे डाइजेस्टिव ट्यूब कहते हैं। और इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब को। ये एक लॉन्ग ट्यूब है और ऐसा माना जाता है लगभग इसकी जो अप्रॉक्स जो हाई लेंथ है वो 21 फीट है। अप्रोक्सीमेट इसकी जो लेंथ कितनी है? 21 फीट मानी जाती है एलिमेंट्री कैनाल की। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और हमारे एनस तक रन करती है, ठीक है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो डिफरेंट ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल के,
एलिमेंट्री कैनाल के दो पार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं बच्चों